हालात ऐसे बने कि मजबूरन अमित ने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। मगर जैसे ही उसे घर लेकर पहुंचा तो उसके पिता ने पहले तो बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई, मगर जब बहू की एक झलक देखी तो ईमान डोल उठा। उसका बाप उस गरीब यतीम बहू पर ही गंदी नजर रखने लगा, जिसकी वजह से उसने अमित को काम के बहाने लंदन भेज दिया और बहू को अपनी हवस मिटाने के लिए उकसाने लगा। बहू ने राजेंद्र के चेहरे पर थूक दिया तो गुस्से में आकर राजेंद्र ने बहू की टांगें तोड़ दी और बेटे को बताया कि रात को पराये मर्द घर बुलाती थी, वही इसकी टांगें तोड़कर गए हैं। उसके बाद ससुर ने बहू को उठाकर बाहर फेंक दिया। 2 साल बाद राजेंद्र ने अमित को दूसरी शादी के लिए बुलाया तो एयरपोर्ट बेटे को लेने गया, मगर कदमों तले से जमीन निकल गई जब देखा कि अमित के साथ तो अमित अपने दोस्त की कजन की शादी पर गया था। इसके दोस्त ने अमित को अपनी मौसी की बेटी की शादी पर बुलाया था, जो कि इनके पास ही रहती थी। अमित 30 साल का नौजवान था, शरीफ था। शादी क्या थी, बस सादे तरीके से शादी हो रही थी। ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। आंगन में ही शादी का बंदोबस्त किया गया था। कुछ दूर परे के रिश्तेदार और मोहल्ले वाले वहां मौजूद थे। अमित की राहुल से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। राहुल ने इसे शादी पर बुलाया था। कहने लगा कि मेरी अनाथ कजन है। राहुल शादीशुदा बाल बच्चेदार था। हाल ही में इसकी मां का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए अपनी अनाथ कजन का रिश्ता इसी ने तय किया था। खुद भी गरीब था, इसलिए दहेज भी नहीं दे सकता था। इसलिए पहले ही कह चुका था कि सिर्फ 4 जोड़ों में ही अपनी बहन को विदा कर सकता हूं। लेकिन जब बारात आई तो लड़के की मां कहने लगी कि तुम लोगों ने हमसे यह बात छुपाई है कि यह राहुल की सगी बहन नहीं है, बल्कि इसकी मौसी की बेटी है। राहुल कहने लगा कि मैंने हमेशा इसे बहन समझा है। वह कहने लगी कि फिर भी हमें इस बात से अनजान रखा गया है। राहुल कहने लगा यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहने लगी कि हम इस लड़की की शादी अपने बेटे से उसी वक्त करेंगे जब आप लोग हमें दहेज में 5 लाख रुपए देंगे। यह सुनकर राहुल परेशान हो गया, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी थी। फेरों से पहले ही इसकी सास 5 लाख की मांग करने लगी। वह कहने लगा इतने पैसे मैं नहीं दे सकता, और यह कौन सा वक्त है ऐसी बातों का। अगर आपकी ऐसी ही कोई डिमांड थी तो आपको पहले बताना चाहिए था। वह कहने लगी तुमने भी तो पहले यह नहीं बताया था कि यह तुम्हारी सगी बहन नहीं है। वह कहने लगा इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़की तो आपको पसंद आ गई थी ना। वह कहने लगी बस 5 लाख दोगे तो हम शादी करेंगे, वरना हम बारात वापस ले जाएंगे। राहुल उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। भगवान के लिए इस तरह से मेरी बहन को बदनाम करके मत जाओ। इससे कौन शादी करेगा, और इतने पैसे मैं नहीं दे सकता। मैं तो खुद छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर चलाता हूं, और जो भी कमाता हूं महीने में खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब वह औरत ना मानी और बारात लेकर जाने लगी तो राहुल उनके पैरों को पकड़कर मिन्नत करने लगा। अमित ने जब यह सब देखा तो राहुल से कहने लगा कि तुम ऐसे घटिया लोगों के साथ अपनी बहन की शादी मत करो। यह लोग तुमसे हमेशा पैसे मांगते रहेंगे, और जो तुम इन्हें दे नहीं सकते। लड़के की मां ने जब यह सुना तो अमित से कहने लगी हम घटिया हैं और तुम बड़े इज्जत वाले हो, तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेते इस अनाथ से, वह भी बिना दहेज के। अमित कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें इस लड़की से शादी करके दिखाता हूं, और वह भी बिना दहेज के। राहुल यह बात सुनकर अमित को देखने लगा। सारी बारात वापस जा चुकी थी। अमित ने कहा कि तुम अपनी कजन की शादी मुझसे कर दो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा और तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी। राहुल तो खुशी के मारे इसे गले लगाने लगा। कहने लगा कि भगवान तुम्हें इसका बहुत बड़ा बदला देगा, तुमने हमारी इज्जत रख ली। राहुल ने अपनी कजन रिया की शादी अमित के साथ कर दी। शादी के बाद अमित इसे जब अपने घर ले जाने लगा तो रिया बहुत रो रही थी। अमित ने इसे दिलासा दी कि वह परेशान ना हो। वह कहने लगी कि आपके घर वाले क्या मुझे स्वीकार कर लेंगे। इसी बात को लेकर अमित भी बहुत परेशान था, क्योंकि इसके बाबा हर बात से अनजान थे और थे भी सख्त मिजाज। वह अपने दोस्त की बेटी से अमित का रिश्ता तय कर चुके थे। इसके बाबा चाहते थे कि इनके दोस्त की बेटी आए, क्योंकि वह बहुत अमीर थी और फिर बहुत सारा दहेज लाने वाली थी।
अमित को अपने बाबा की पसंद पर कोई ऐतराज ना था, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि इसे रिया से शादी करनी पड़ी थी। वह जानता था कि इसका बाप इस बात को आसानी से नहीं मानेगा। जैसे ही इसने घर जाकर बेल दी, दरवाजा राजेंद्र ने खोला था। सामने अमित के साथ एक लड़की को लाल जोड़े और घूंघट में देखा तो माथे पर बल डाल लिए। राजेंद्र हैरत से अमित को देखने लगा और कहने लगा, यह लड़की कौन है? अमित कहने लगा, बाबा मैं आपको बताता हूं, पहले हमें अंदर तो आने दीजिए। राजेंद्र कहने लगा, तुम अंदर आ सकते हो ये नहीं, पहले मुझे बताओ कि यह कौन है। इस लड़की का लाल जोड़ा हाथों में चूड़ियां मेहनती और इसका हुलिया देखकर राजेंद्र डट गया था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। राजेंद्र बहुत ही गुस्से में था। अमित कहने लगा कि इस लड़की की बारात वापस चली गई थी। वह लोग दहेज मांग रहे थे और इसके भाई के पास दहेज देने के पैसे नहीं थे। उसका भाई मेरा दोस्त है। वो बहुत रो रहा था कि इसकी बहन के साथ शादी कोई नहीं करेगा। इसलिए बाबा मैंने इस लड़की की इज्जत रख ली। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। मैंने इससे शादी कर ली है। यह सुनना था कि जोरदार थप्पड़ राजेंद्र ने अमित के मुंह पर मारा। कहने लगा कि तुम इस 2 टके की गरीब लड़की को यहां क्यों लेकर आए हो? क्या समझा था तुमने? क्या मैं पागल हूं? मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूं, तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका था और तुम भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। फिर किससे पूछकर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? अभी के अभी इस लड़की से तलाक लेकर निकालो घर से बाहर। वह कहने लगा, बाबा आपको क्या हो गया है? मैं कैसे इससे तलाक ले सकता हूं? इस बेचारी की क्या गलती है? मैं इसे नहीं छोड़ सकता। गलती मैंने की है, आप जो चाहे सजा दें, मुझे मार लें, लेकिन ऊपर वाले के लिए इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं खुद आपके दोस्त को समझा लूंगा, माफी मांग लूंगा। राजेंद्र बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को घर से नहीं निकाल सकता था। वह अपने कमरे में गुस्से से चला गया। रीना तो यह सब देखकर परेशान हो गई थी कि यह तो गुस्से का बहुत तेज है, पता नहीं इसे स्वीकार भी करेगा कि नहीं। अमित रीना का हाथ पकड़कर रिया को घर में ले आया, घर का दरवाजा बंद किया और उसे अपने कमरे में लेकर आ गया। कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी कुछ दिनों तक ही गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर ठीक हो जाएंगे। रिया को इसने बेड पर ले जाकर बैठा दिया। जैसे ही रिया का घूंघट उठाया तो देखता ही रह गया। वह बहुत खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी, यही कोई 18-19 साल की। अमित को तो अंदाजा ही नहीं था कि वह लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है। इसे तो अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा था, क्योंकि वह एक सांवले रंग का मालिक था। पत्नी की खूबसूरती को देखकर और उसकी मासूमियत को देखकर उस पर इसका दिल फिदा होने लगा था। अमित रिया को पाकर बहुत खुश था और रिया इसे पाकर, क्योंकि अमित ने इसकी इज्जत रखी थी और अमित बहुत अच्छा इंसान था। सुबह जब वह एक साधारण से जोड़े में डरते डरते अमित के साथ कमरे से बाहर निकली, तब राजेंद्र गुस्से से लॉन्ज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। जब रिया को देखा तो देखता ही रह गया। इसे अंदाजा नहीं था कि वह लड़की इतनी कम उम्र और इतनी खूबसूरत होगी। कुछ पल तो वह अखबार पढ़ना ही भूल गया था। अमित रिया का हाथ पकड़े अपने बाबा के पास आ गया। कहने लगा, बाबा आप हमें माफ कर दीजिए, यह बहुत अच्छे से आपकी सेवा करेगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। राजेंद्र रिया की खूबसूरती को देखकर चुप सा हो गया था। अंदर ही अंदर इसके हुस्न को सहारने लगा था। कहने लगा, ठीक है, मैं सिर्फ इसी शर्त पर इसे स्वीकार करूंगा कि यह मेरी हर बात मानेगी, मेरी किसी बात से मना नहीं करेगी, वरना तुम इससे तलाक ले लोगे। अमित कहने लगा कि मेरी पत्नी आपकी किसी भी बात पर मना नहीं करेगी, आपकी बहुत सेवा करेगी। राजेंद्र कहने लगा, ठीक है, इसे कहो कि किचन में जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाए, बल्कि सबके लिए बनाए। रिया जल्दी से किचन में चली गई। कुछ ही देर में वह यह जान चुकी थी कि कौन सी चीज कहां पर रखी है। इसने जल्दी से परांठे बनाए, आमलेट बनाया, चाय बनाई और बाहर लॉन्ज में रखे छोटे से टेबल पर सजा दी। रिया ने जब नाश्ता किया तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, खाना भी बहुत अच्छा बनाना जानती थी। कहने लगा कि बहू तो सच में बहुत अच्छी लाए हो, खूबसूरत भी है
और खाना भी अच्छा बनाती है। ससुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रिया खुश हो गई थी कि चलो उन्होंने स्वीकार तो कर लिया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसका ससुर इस पर बुरी नजर रखने लगा है। अमित भी खुश हो गया था। अमित एक बहुत बड़ी फर्म में नौकरी करता था, अच्छी सैलरी थी, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह सुबह ऑफिस चला जाता और इसके बाद राजेंद्र की अजीब अजीब हरकतें शुरू हो जाती। शादी के कुछ दिन ही रिया ने अच्छे से गुजारे थे। वह किचन में काम कर रही थी जब राजेंद्र किचन में आ गया। इसे काम करता देखकर कहने लगा, बहू इतनी गर्मी है और तुमने दुपट्टा ओढ़ रखा है, ऐसे तो तुमको गर्मी और लगेगी और भी ज्यादा गीली हो जाओगी, और यहां कौन है जो तुम्हें देखेगा। चलो शाबाश, दुपट्टा उतारकर काम करो। यह सुनकर रिया कुछ उलझन का शिकार हुई थी। रिया कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं काम कर लूंगी, मुझे बिना दुपट्टे के रहने की आदत नहीं है। इसने अच्छी तरह सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। वह कहने लगा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। वह कहने लगा कि क्या पका रही हो, तो कहने लगी, अमित मुझे पनीर पकाने को कह कर गए हैं, अगर आपको कुछ और खाना है तो मैं वह भी बना देती हूं। वह कहने लगा, खाना बनाने के बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना, मैं अकेला ही होता हूं, पूरा दिन दिल नहीं लगता, अच्छा है कि तुम आ गई हो, तुमसे बातें कर लिया करूंगा। रिया ससुर की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वह तो यही समझती थी कि यह मेरा पिता है और मुझे बेटी समझ रहा है। इसने खाना बनाया और अपने ससुर के कमरे में चली गई, लेकिन इसने दरवाजा खुला ही रहने दिया था। उस वक्त राजेंद्र अखबार पढ़ रहा था और रिया को देखकर इसने अखबार एक तरफ रख दिया। रिया कुर्सी पर बैठ गई, कहने लगी, जी पिताजी, आपको क्या बातें करनी है, क्योंकि मुझे तो ज्यादा बोलने की आदत ही नहीं है। राजेंद्र कहने लगा, पहले तो मुझे शादी पर बहुत ऐतराज था, मैं सोच चुका था कि तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने तो मेरे होश उड़ाकर रख दिए। रिया ने ससुर की यह बात सुनी तो हैरान हुई थी। ससुर की तरफ देखा तो ससुर की नजरें अपने ऊपर महसूस करके वह फौरन से कुर्सी से खड़ी हो गई। राजेंद्र कहने लगा, तुम कहां जा रही हो? वह कहने लगी, वो पिताजी मुझे घर के दूसरे काम भी करने हैं। इससे पहले वह कमरे से बाहर जाती, राजेंद्र ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, इधर मेरे पास बैठो। रिया हाथ छुड़ाने लगी। इसके ससुर ने इसे अपने पास बेड पर बैठा लिया और कहने लगा, छोड़ो घर के कामों को, घर के कामों के लिए मैं नौकरानी रख लूंगा, बस तुम मुझे खुश रखने की कोशिश किया करो। जानती हो मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए ही रखा है ताकि तुम मुझे खुश रखो। यह सुनकर रिया बहुत परेशान हुई थी। ससुर के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। बड़ी मुश्किल से रिया ने अपना हाथ अपने ससुर के हाथ से छुड़वाया था और फौरन कमरे से निकलकर अपने कमरे में आकर बंद हो गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इसका ससुर इससे इस तरह की बातें भी कर सकता है। राहुल ने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन की शादी की थी, क्योंकि राहुल की पत्नी ने इसका जीना मुश्किल कर रखा था। जब से इसकी मौसी का स्वर्गवास हुआ था, इसकी पत्नी रीना पर शक करती थी। कहती थी कि तुम इस लड़की की शादी करो, वरना ये कोई ना कोई गुल खिलाएगी। हालांकि रीना ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी। राहुल का अपनी पत्नी से इसी बात पर झगड़ा था। तुम्हारे इस शक का मेरे पास कोई इलाज नहीं। कहने लगी कि इसकी शादी करो, वरना मैं इस लड़की को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। इसीलिए राहुल ने इसका रिश्ता तय किया था। राहुल की पत्नी कह चुकी थी कि शादी के बाद ना तो यह हमारे घर आएगी और ना ही हमसे कोई संबंध रखेगी। लेकिन ऊपर वाले की करनी यह हुई कि बारात वापस चली गई और अमित ने उससे शादी कर ली। वह तो समझी थी कि अब इसकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह, जिसे मैं अपना बाप समझती रही, इसके साथ इस तरह की बातें भी कर सकता है। वह सोच रही थी कि अमित से यह सब कहेगी तो वह कभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, ना ही अपने बाप पर इस तरह का घटिया इल्जाम बर्दाश्त करेगा। हो सकता है अमित मुझसे नाराज हो जाए। लेकिन दूसरा रास्ता कलंक का था, जो बुरा था, जो रिया मरकर भी अपना नहीं सकती थी। रिया फूट फूट कर रोने लगी कि ए भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं। रात को जब अमित आया, इससे कुछ देर पहले ही वह कमरे से बाहर आई थी।
इसने अमित से कोई बात नहीं की। खाने पर राजेंद्र कहने लगा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारी पत्नी मेरा ख्याल रखेगी, यह तो हर वक्त बस कमरे में बंद रहती है। घर का काम जल्दी जल्दी करके अपना कमरा बंद करके दोबारा मुझे पूछती भी नहीं है। आज तो इसने मुझे दोपहर को खाना तक नहीं दिया, ना ही शाम की चाय दी। यह सुनकर अमित रिया को गुस्से से देखने लगा, कहने लगा कि तुमने बाबा को चाय क्यों नहीं दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे और क्या ना कहे। अगर सच कहती तो यकीनन वह कभी भी अपने बाप पर शक नहीं करता, इसी को बुरा भला कहता। यह तो एक आम सी बात थी और हमारे समाज में कभी भी कोई बेटा अपने बाप के खिलाफ ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई थी कि आराम करके उठकर बाबा जी को खाना और चाय दूंगी, लेकिन पता नहीं मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं सो गई। अभी कुछ देर पहले ही मेरी आंख खुली है। उस दिन तो रिया का बहाना चल गया, लेकिन वह रोज रोज ऐसे बहाने नहीं बना सकती थी। एक बार राजेंद्र ने फिर से इसे कमरे में बुलाया तो वह टाल मटोल करने लगी, लेकिन इस बार राजेंद्र ने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया और कहने लगा कि तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। अगर तुम मुझे खुश नहीं रखोगी तो मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा कि तुम याद करोगी। तुम्हारे पास यहां रहने का बस एक ही रास्ता है कि तुम मुझे खुश रखो। वो कहने लगी, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी हूं। सूसर भी बाप जैसा ही होता है, बल्कि बाप ही होता है। मैं आपके बेटे की पत्नी हूं, आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की बात करते हुए। वह कहने लगा कि मैं तो तुम्हें अपनी बहू समझता ही नहीं हूं। मैंने तो अपने बेटे के लिए बहुत ऊंचे सपने देखे थे। तुम जैसी लड़की को मैं क्यों अपनी बहू का स्थान देने लगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। रिया कहने लगी कि मैं कलंक का रास्ता नहीं अपनाऊंगी। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी और इल्जाम आप पर आएगा। यह सुनकर राजेंद्र के होश उड़े थे, क्योंकि घर में इसके और राजेंद्र के अलावा और कोई नहीं रहता था। कुछ दिन बाद ही राजेंद्र ने कनाडा में अपने एक दोस्त से फोन पर बात की। वह कहने लगा कि अमित की नौकरी तुम कनाडा कंपनी में लगवा दो। राजेंद्र के दोस्त ने अमित की नौकरी कनाडा में लगवा दी और कुछ दिन बाद ही राजेंद्र ने अमित से कहा, तुम्हारी नौकरी मैंने कनाडा में लगवाई है और वहां तुम ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हो। वह कहने लगा, बाबा मुझे वहां जाने की इतनी खास जरूरत नहीं थी, आप मुझसे पूछकर मेरी नौकरी लगवाते। मैं यहां भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूं, हमारे घर में कोई कमी नहीं है। वह कहने लगा, आज नहीं है, कल को जब बच्चे होंगे तब तो कमी होगी। बेहतर है कि तुम अभी से कनाडा में जाकर कमाओ, ताकि कल तुम्हें परेशानी ना उठानी पड़े। राजेंद्र का मकसद तो कुछ और ही था, लेकिन खैर रिया यह सब सुनकर बहुत परेशान हुई थी। जिस दिन अमित को जाना था वह बहुत रो रही थी। वह कहने लगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं जैसे ही वहां पर सेट हो जाऊंगा तो तुम्हें भी बुला लूंगा और बाबा को भी। अमित के जाने के बाद तो जैसे राजेंद्र को किसी चीज का डर नहीं रहा था। वह कहने लगा कि अब तुम क्या कर सकती हो। मैंने अमित को बाहर भेज दिया है और तुम्हें यहां बचाने वाला कोई नहीं है। अगर अब तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया तो फिर मैं कहूंगा कि यह लड़की किसी और के साथ मुंह काला कर रही थी। मैंने इसे पकड़ लिया, इसलिए यह मुझ पर इल्जाम लगा रही है। यह सुनकर रिया रोने लगी थी, कहने लगी कि आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी की जगह हूं। लेकिन जैसे ही राजेंद्र ने इसका दुपट्टा उतारना चाहा तो उसने राजेंद्र के मुंह पर थूक दिया। यह देखकर राजेंद्र को इतना गुस्सा आया कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने अपने कमरे में रखी कुर्सी उठाई और जोर से रिया के पैरों में फेंक दी। रिया वहीं पर गिरकर रोने लगी। इसने उसी कुर्सी को उठाकर रिया की दोनों टांगों पर मारना शुरू कर दी। रिया कमजोर सी लड़की थी, इसकी टांगों की हड्डी टूट गई तो इसे घसीटकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगा कि दफा हो जा यहां से तू कमीनी लड़की, तेरी इतनी जरूरत कि तू मुझ पर थूके। रात के वक्त इसने रिया को घर से निकाल दिया था। रिया रोए जा रही थी,
लेकिन जब सुबह उठकर राजेंद्र ने दरवाजा खोला तो रिया दरवाजे के पास नहीं थी। इसने कहा कि चलो अच्छा हुआ, जान छूटी। इसने अमित को फोन करके यही कहा कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। यह सुनना था कि अमित को गुस्सा आ गया। 1 साल इस बात को गुजर गया था जब राजेंद्र ने कहा कि मेरे दोस्त की बेटी की शादी अभी भी कहीं नहीं हुई और मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा उसी से शादी कर लो, तुम कनाडा से वापस लौट आओ। यह सुनकर अमित ने अपने बाप की बात मान ली, लेकिन जैसे ही राजेंद्र एयरपोर्ट पर इसे लेने गया तो अमित अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ इसकी अपाहिज पत्नी भी थी। रिया को अमित के साथ देखकर राजेंद्र का रंग उड़ा था। अमित का चेहरा देखकर वह जान गया था कि वह सारी सच्चाई जान चुका है। वह अपने बाप को बड़े गुस्से से देख रहा था। असल में रिया जब पैर की हड्डी टूटने की वजह से अपने आप को घसीटते हुए सड़क तक पहुंची तो वहीं से भिखारियों का एक ग्रुप गुजर रहा था और उन भिखारियों का मालिक इन्हें गाड़ी में बैठाकर दूसरे देशों में भेज रहा था ताकि वहां जाकर वह भीख मांगे और पैसा कमाकर इन्हें दें। जब रिया को यूं अपने आप को घसीटते देखा तो समझे कि वह कोई भिखारिन है, इसलिए इसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रिया रोने लग गई, लेकिन इन भिखारियों के मालिक ने इसे कनाडा भेज दिया और कहने लगा कि यहां भीख मांगो। रिया वहां पर मजबूरी में भीख मांगने लगी। वहीं इसे अमित नजर आया। अमित ने जब रिया को वहां देखा तो बहुत परेशान हो गया। इसके बाप ने तो कुछ और कहानी सुनाई थी। जब इसने रिया से सच्चाई जान ली तो इसे बहुत अफसोस हुआ था। इसने वहां पर रिया का बहुत इलाज करवाया और इसकी पैर की हड्डी जुड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी इसकी टांगों पर प्लास्टर था। इसलिए जब उसे वापस लेकर आया था तो वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जल्द इसकी टांगों का प्लास्टर उतर जाएगा और वह चलने के काबिल हो जाएगी। राजेंद्र ने जब यह सब देखा तो अपनी ही नजर में गिरकर रह गया था। अमित कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप ऐसा भी हो सकता है। वह कहने लगा, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी पत्नी को अलग घर में रख सकता हूं। आप मेरे बाप हैं, इसलिए आपका खर्चा मैं जरूर उठाऊंगा और आपके किए की सजा ऊपर वाला आपको देगा, मैं नहीं। लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ अलग घर में रहेगी। फिर ऐसा ही हुआ था। अमित रिया के साथ रहने लगा। राजेंद्र बीमार रहने लगा। रो रो कर कभी अपने बेटे से माफी मांगता तो कभी बहू से। लेकिन आप बताएं, क्या ऐसी गलती की कोई माफी हो सकती है?